आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही मेन टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। क्योंकि ग्रामर का जो मेन जड़ है वो टेंस है। अगर आपको टेंस नहीं आता तो इंग्लिश में आप समझ लीजिए एकदम पुअर है। ठीक है, तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम पहचानेंगे या कैसे हम ये पता लगाएंगे कि इस बात को हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बोलना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से भविष्य में किसी काम के होने का प्रकट होना पाया जाता है। भविष्य में अगर किसी काम को दिखाना है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से भविष्य में काम के पूर्ण होने का बोध नहीं होता या काम के जारी रहने का बोध नहीं होता, वो भी फ्यूचर टाइम में। फ्यूचर टाइम में काम के जारी रहने का बोध नहीं होता, फ्यूचर टाइम में काम के पूर्ण होने का बोध नहीं होता। केवल यही पता चलता है फ्यूचर टाइम में ये काम होगा। देखिए पहचान क्या है, इस टेंस से भविष्य में काम का होना प्रकट होता है, किंतु काम के जारी रहने या पूर्ण होने के विषय में पता नहीं चलता है। हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ गा गी गे आता है। जैसे कहूं वह क्रिकेट खेलेगा, वह क्रिकेट खेलेगा। देखिए बच्चों, इस वाक्य से ये नहीं पता चल रहा है कि वो खेल रहा होगा कि वह खेल चुका होगा। इस वाक्य से यही पता चलता है कि भविष्य में वो क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, तो इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है शैल या बिल है। क्या है? शैल या बिल। अभी हम केवल पहचान पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हमें क्लियर हो गया कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका जो अनुवाद होगा ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। तो हमें उम्मीद है कि आपको पहचान समझ में आ गया होगा। पहचान फिर से एक बार देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। यदि भविष्य में किसी काम के करने का बोध हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, किंतु काम के जारी रहने या पूर्ण होने का बोध नहीं होता है। हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ गा गी गे आता है। जैसे मैं कहूं मैं स्कूल जाऊंगा, ये देखिए फ्यूचर में काम के पूर्ण होने का बोध नहीं होता, केवल ही प्रकट हो रहा है कि फ्यूचर में काम होगा। तो आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। अब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे किसी काम के स्वीकार होने का पता चलता है। ठीक है, जैसे अब इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके पश्चात इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल आएगा। क्या आएगा? शैल या बिल। उसके पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आएगा, अगर अन्य शब्द हैं तो उसकी भी अंग्रेजी लिख देते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई बी के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का। ही सी इट, ही सी इट तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिल का प्रयोग। अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? आई बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। एक चीज और, अगर बहुत कंपलसरी दिखाना हो मैं वहां अवश्य जाऊंगा, यदि काम पर अधिक जोर देना हो, अधिक जोर देना हो तो शैल के स्थान पर बिल, शैल के
स्थान पर बिल और बिल के स्थान पर शैल लिखते हैं। बिल के स्थान पर क्या लिखते हैं? शैल। लिखते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, बाकी यही स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आई बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ही सी तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। यदि काम पर अधिक जोर देना हो, जैसे यहाँ पे लिखा है मैं स्कूल जाऊंगा, हो जाए मैं अवश्य स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ आई विल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आई विल। वह क्रिकेट खेलेगा, यहाँ पे हो जाए कि वह क्रिकेट अवश्य खेलेगा, या वह क्रिकेट खेलेगा, ये आपका सामान्य रूप से है, मगर आ जाए वह क्रिकेट अवश्य खेलेगा तो ही शैल प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, टेंस जब तक आपको अच्छी तरह से नहीं आएगा तब तक ना आप नरेशन कर पाएंगे, ना वॉइस कर पाएंगे, और ना किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, ना तो आप बोल पाएंगे अंग्रेजी। ठीक है, जैसे राधा खाना पकाएगी, राधा खाना पकाएगी, इसका अनुवाद कैसे करते हैं? देखिए सब्जेक्ट राधा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कैसे जानेंगे क्या है। पकाएगी में प्रश्न करिए कौन पकाएगी, उत्तर मिलेगा राधा, तो राधा सब्जेक्ट है। अब राधा के साथ शैल आएगा कि बिल? केवल आई बी के साथ शैल आएगा, बाकी बिल आएगा, तो राधा बिल। उसके पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक। कुक मीन्स क्या होता है? पकाना। राधा विल कुक फूड, राधा खाना पकाएगी। अगर यही वाक्य हो राधा अवश्य खाना पकाएगी, तो इसको हम लिखेंगे राधा शैल कुक फूड। ठीक है, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। इस वाक्य का अगर अंग्रेजी अनुवाद करना है तो लिखेंगे आई। अब देखिए आई के साथ सामान्यतः शैल का प्रयोग करते हैं, मगर अवश्य जोर दिया जा रहा है काम पर, तो बिल लिखेंगे। आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। सुरेश अपना काम करेगा, तो सुरेश सब्जेक्ट है, सुरेश लिखिए। उसके पश्चात बिल डू। अगर किसी व्यक्ति का नाम है वो सिंगुलर है तो उसके साथ अपने की अंग्रेजी हिज लिखते हैं। सुरेश विल डू हिज वर्क। मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद आप कमेंट में बताइएगा। वह अवश्य पढ़ेगी, वह अवश्य पढ़ेगी, तो सी शैल रीड। समझ में आया बच्चों? हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। नेगेटिव सेंटेंस आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।